नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। स्वागत है आपका खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड में। इस बुलेटिन में हम लेते हैं बड़ी खबरों की खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार विवादों में घिरती जा रही है। इस बार यात्रा को लेकर कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा, जिस पर आरएसएस और बीजेपी ने पलटवार किया। देखिए पूरी खबर। स्क्रीन पर दिख रही एक कोने से जलती हुई खाकी निक्कर की फोटो को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया है। इसमें लिखा है कि देश को नफरत से मुक्त करना और बीजेपी आरएसएस के लिए डैमेज की भरपाई हमारे लक्ष्य पर हम पहुंचे। ये ट्वीट कांग्रेस ने केरल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया, जिसे लेकर आरएसएस प्रचारक मनमोहन वैद्य ने बयान दिया है। और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, संघ रोका नहीं है। वहीं आरएसएस प्रचारक के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उसका भी अस्तित्व ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। ये घृणा फैलाते हैं, ये हिंसक बात करते हैं, हमेशा क्रोधित रहो। भगवान राम को भी रेनबो बना दिए। पलटवार के दौर में भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या समेत असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आखिर कांग्रेस मान ही गई कि वही देश जलाती है। आरएसएस पर कांग्रेस का हमला नया नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरएसएस पर हमला कर कांग्रेस सुर्खियां बटोरने में जुटी हुई है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संघ की ड्रेस को जलाकर एक विवाद पैदा कर दिया है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। कांग्रेस जानती है कि बीजेपी की असली ताकत संघ है। संघ के गणवेश को जलाकर कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि बीजेपी और संघ देश में बंटवारे की राजनीति करते हैं। कांग्रेस आम जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि आरएसएस का एजेंडा देश में नफरत का माहौल बनाना है। आरएसएस के गणवेश को जलाकर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। एक और अहम बात हो सकता है कि आरएसएस के गणवेश को जलाने का आइडिया कांग्रेस के थिंक टैंक का ही रहा होगा, वरना आम कार्यकर्ता ऐसा फैसला नहीं ले सकता। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। गणवेश को जलाकर विरोध करने की अनुमति राहुल गांधी से जरूर ली गई होगी। बहरहाल हम कहना यह चाहते हैं कि कांग्रेस आरएसएस पर हमला करके साबित करना चाहती है कि आरएसएस देश के लिए खतरनाक है। तो अब अपने दर्शकों को लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी, ये खबर है। यह फैसला वाराणसी जिला कोर्ट ने आज सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है, इसीलिए हम इसे जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर अहम फैसला दिया है। फैसले के मुताबिक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि ये केस सुनने लायक है। साथ ही कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। फैसले को लेकर हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। ज्ञानवापी पर भी हम सम्मान करते हैं और हमें संविधान और कानून पर भरोसा है। आपको ये बता दें कि जिला कोर्ट ने ये मान लिया है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी। वहीं फैसले को देखते हुए पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात ना बिगड़े। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद क्या है, चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। 18 अगस्त 2021 को 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की अनुमति चाहिए थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।
मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला सुनाया गया है। और अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भाजपा की लगभग पूरी टीम को बदल दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की टीम में ज्यादातर युवा शामिल कर लिए गए हैं। एक रिपोर्ट और देखिए आप। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी एक्टिव मोड में है। चुनाव से पहले बीजेपी में बदलाव का दौर जारी है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी नई टीम तैयार की है। खास बात यह है कि अरुण साव की इस टीम में युवाओं की संख्या ज्यादा है, जिनकी उम्र 50 साल से भी कम है। अपनी नई टीम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने क्या कहा, सुनिए। ये जो हमारी टीम बनी है, ये टीम संतुलित और मजबूत टीम है। सबको साथ लेकर चलेंगे और 2023 में सरकार बनाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट करके कहा कि नई टीम ऊर्जा, नवाचार और समर्पण के साथ काम करेगी। साव की नई टीम को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। 2023 का चुनाव में बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनको खुद ही निपटाएंगे। बृजमोहन को कई जगह नहीं मिला, रमन सिंह को जगह कहीं नहीं मिला, रमन सिंह का लड़का पूर्व सांसद, उसको कई जगह नहीं मिला। इन लोग खुद ही लड़ मरेंगे। कुल मिलाकर भाजपा के इस बदलाव को अगले साल यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता के बदलाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। ये राजनीति है तो विपक्ष में किसको क्या पद मिला और क्यों नहीं मिला, नजर इस पर भी होती है। भाजपा ने नए 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ ही संभाग के प्रभारी भी बदले गए हैं। इस तरह पार्टी में लगातार हो रहे बदलाव को चलिए डिकोड कर लेते हैं। यह बदलाव चुनावी लिहाज से कई मायने लिए हुए हैं, यानी कई मायने रखता है। यह बदलाव आरएसएस और भाजपा के संयुक्त मंथन में बनी रणनीति का नतीजा है। पिछले 2 महीनों से प्रदेश भाजपा पूरी तरह से बदल गई है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के छत्तीसगढ़ आते ही यह कवायद हुई। चुनावी लिहाज से भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। नए चेहरों और उनके जोश का इस्तेमाल चुनावी तैयारी में किया जाएगा। सबसे अहम यह है कि दूसरी पंक्ति के युवा नेताओं को अहम पद दिए जाने से कार्यकर्ताओं में एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की गई है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। और अब अंतिम बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि प्रदेश में युवा वोटर्स की बड़ी संख्या है। ऐसे में युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिहाज से युवा नेताओं को मौका दिया गया है। तो यह भी जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, तो चलिए रुक करते हैं। एमपी विधानसभा में मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के 17 सितंबर के दौरे को लेकर सत्र छोटा करने पर भी विचार हुआ। इसमें दिन की बजाय काम के घंटे बढ़ाने पर बात हुई। वहीं शाम को सीएम हाउस में बीजेपी और कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मंगलवार से शुरू हो रहे एमपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट कहा कि अगर विपक्ष शांतिपूर्ण चर्चा चाहेगा तो जरूर कराएंगे। वहीं विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। आशंकाओं पर नहीं चलना चाहिए, हम परस्पर सहमति से चलाना चाहते हैं। सौहार्दपूर्ण चला लेंगे भाई। 2 दिन की विधानसभा में लूली, लंगड़ी, बहरी, गूंगी सरकार के आगे क्या, एक भैंस के आगे 20 बजा लेंगे। विपक्ष के हमलों के जवाब देने के लिए सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। वहीं सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक में रणनीति बनी। जो दिन बचे विधानसभा के वो कम है, कम से कम 1 सप्ताह बढ़ाया जाए। कांग्रेस पार्टी ये सारे मामलों को, चाहे वो पोषण आहार से संबंधित हो, चाहे वो यूरिया का गोलमाल हो, हम सदन में सरकार को मजबूर करेंगे कि चर्चा करें। नहीं, जो काम है अपोजिशन का वो काम करेंगे और पूरे जोर से करेंगे। मॉनसून सत्र में कांग्रेस की ओर से पोषण आहार, कारम डैम, बाढ़ और बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। यानी आज का दिन मध्य प्रदेश में सियासी बैठकों के नाम रहा। आखिर इन बैठकों के क्या मायने हैं, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। पहली बात जो क्रिस्टल क्लियर है वो ये है कि विपक्ष यानी कांग्रेस
मॉनसून सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सरकार के सामने विपक्ष के सवालों का जवाब देने की चुनौती है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इस लिहाज से कांग्रेस बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। विपक्ष दल होने के नाते कांग्रेस के पास सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कई मुद्दे हैं, जिसका वो जिक्र भी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आती है, तो वहीं सत्ता में होने के नाते बीजेपी अपना बचाव करते हुए कांग्रेस के पिछले कार्यकाल की गलतियों का सहारा ले रही है। पिछले कार्यकाल की गलतियों का सहारा। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। तो इधर एक बहुत ही अहम खबर का भी रुख कर लेते हैं। करोड़ों रुपए के जमीन के हेराफेरी मामले में बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू की टीम ने आज नागपुर से गिरफ्तार किया और अब उसे जबलपुर लाकर उससे पूछताछ करने के बाद जिला कोर्ट में पेश किया, जहां बिशप को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जबलपुर के बिशप पीसी सिंह को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जर्मनी से जैसे ही बिशप पीसी सिंह भारत पहुंचा, जांच एजेंसियां उसे लगातार ट्रैक कर रही थी। दिल्ली और बेंगलुरु होते हुए पीसी सिंह की नागपुर में जैसे ही आमद हुई, तभी सीआईएसएफ की मदद से जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने बिशप को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से बेंगलुरु होते हुए नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो सीआईएसएफ की मदद से इन लोगों को इनको अभिरक्षा में लिया गया है, जब पूछताछ की जा रही है। आवंटित जमीन के बदले लीज नवीनीकरण और पंजीयन न कराने को लेकर राज्य सरकार ने पीसी सिंह के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ने 7.5 करोड़ से भी ज्यादा रकम अब तक नहीं चुकाई है। जिला कोर्ट ने बिशप पीसी सिंह को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा वो 7.62 करोड़ रुपए आज दिनांक तक शासन को नहीं पटाए गए और न ही उस लीज का पंजीयन कराया गया है। बिशप पीसी सिंह को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। आपको बता दें कि करोड़ों की हेराफेरी मामले में बिशप को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। सिंधिया के वो रूप देखने को मिल रहे हैं जो कांग्रेस में रहते हुए कभी नहीं दिखे। इन दिनों महाराज बिल्कुल मामा वाले अवतार में दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिंधिया अपनी महाराज वाली छवि से बाहर आना चाहते हैं? चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बदल रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद सिंधिया के तेवर और मिजाज में काफी बदलाव दिख रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सीएम शिवराज की मामा छवि से इंस्पायर सिंधिया भी उसी राह पर चल रहे हैं। यानी सिंधिया अपनी महाराज वाली छवि से बाहर आकर लोगों के दिलों में जगह बनाने की कवायद में जुटे हैं। सिंधिया के अंदाज से अनुसूचित जाति के लोग भी उनके मुरीद हो गए हैं। अपना पेट भरने के पहले सभी को खाना खिलाना, तभी तो आनंद आता है सबके साथ बैठ के भोजन करने में। और अपने हाथ से परोसो तो उससे ज्यादा संतुष्टि किस बात की, खुशी किस बात की। ये सिंधिया का पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने की रणनीति का हिस्सा ही है। वहीं कांग्रेस इसे सिंधिया की बची हुई सामंतशाही दूर करने की कोशिश बता रही है। जनता ने जिस प्रकार उनको चुनाव में हराकर उनकी सामंतशाही को नकारा है, इसलिए उनको अब सड़क पे आना पड़ रहा है। बीजेपी में सिंधिया का कद लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा वो जमीनी पकड़ और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने शिवराज पथ अपनाया है। तो आपने तस्वीरें देख ली। चलिए अब महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो रही है, उनके इस बदले मिजाज को डिकोड कर लेते हैं। सिंधिया राज परिवार पूरे देश में अपनी एक खास पहचान रखता है। हम माने या ना माने, लेकिन भले ही देश में लोकतंत्र है, लेकिन आम लोगों के मन में आज भी राज परिवारों के एक अहम जगह होती है, वो मानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी छवि इससे हटकर जन नेता की बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी छवि आम लोगों के नेता की गढ़ी है। इसके बरक्स सिंधिया की ये चाहते हैं कि उनकी इमेज सिर्फ ग्वालियर अंचल का नेता नहीं बने, बल्कि प्रदेश व्यापी नेता भी बने। इसके अलावा भोज का आयोजन एससी समुदाय के लिए किया गया था, जो ये बताता है कि सिंधिया सिर्फ सवर्णों के नेता ही नहीं, बल्कि सभी वर्गों के नेता की छवि चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इमेज दलित समर्थक,
जन नेता की बने। तो मध्य प्रदेश की एक और अहम खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जैस के संरक्षक और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने यह दावा किया है कि जैस अपने बल पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस या बीजेपी किसी के साथ गठबंधन करने से सिरे से इंकार कर दिया है। जैस के संरक्षक और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने दावा करते हुए कहा है कि जैस अगले विधानसभा चुनाव में अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि पिछले चुनाव में अनुभव कम था, लेकिन अब हम चुनाव में जाने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कल कहा था कि जैस का डीएनए कांग्रेस का है, जिस पर आज अलावा ने कहा कि विधायक के नाते कांग्रेस के साथ पूरी निष्ठा है, लेकिन संरक्षक के नाते जैस भी बड़ी जिम्मेदारी है। 2023 का संगठन 10 सितंबर को जो मीटिंग हुई है उसमें जैस संगठन ने कर दिया है। कांग्रेस का विधायक हूँ, लेकिन संगठन किसी पार्टी का संगठन नहीं है। कमलनाथ के जैस पर दिए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कमलनाथ जी के बयान के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का आधार अब जनजातीय वर्ग में नहीं रहा, इसलिए अब वो ये खो तलाश रहे हैं। अलावा ने चुनाव के आखिरी वक्त बीजेपी या कांग्रेस के साथ बनने वाले गठबंधन से इंकार नहीं किया है। अलावा ने कहा है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो सवाल उठता है कि आदिवासी संगठन जैस प्रदेश की राजनीति में इतना अहम क्यों है। चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। एमपी की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस की नजर भले ही आदिवासी वोटर्स पर हो, लेकिन सियासी दलों की कवायद के उलट आदिवासी संगठन जैस ने अपनी ताकत को और मजबूत कर लिया है। जैस ने मालवा निमाड़ के साथ पूरे प्रदेश में आदिवासी बाहुल इलाकों में अपने संगठन का विस्तार कर लिया है। उसने युवाओं को संगठन से जोड़ने में बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। आदिवासी संगठन जैस के साथ जुड़े युवाओं की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। प्रदेश में 5 लाख तो देश में करीब 20 लाख युवा जैस के सदस्य अब बन चुके हैं। प्रदेश में आदिवासी सीटों की संख्या कितनी है? 47 है, आप जानते हैं, जबकि 84 सीटों पर आदिवासी वोटरों का प्रभाव है। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ के लगभग है और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट हाथ से नहीं जाने देना चाहती। उन्हें साधने के लिए दोनों दल पूरा दम लगाते हैं और लगा भी रहे हैं। राजधानी भोपाल में दिल को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना आज सामने आई। महज 3.5 साल की एक अबोध मासूम बच्ची के साथ विला बोंग स्कूल की बस में घिनौनी हरकत हुई। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बस ड्राइवर ही है। बाल आयोग भी इस मामले में संज्ञान ले रहा है। भोपाल की विलाबोंग स्कूल बस में महज 3.5 साल की बच्ची के साथ बस ड्राइवर ने ही घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना 8 सितंबर की है, जिसमें ड्राइवर का साथ महिला केयरटेकर ने भी दिया। खुलासा तब हुआ जब मासूम को प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ, जिसके बाद मासूम की स्कूल ड्रेस बदली गई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और महिला केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया। 3.5 साल की बच्ची के साथ ये बताया गया कि वो नर्सरी में पढ़ती है और स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। जब पेरेंट्स को पता चला तो आज जब हमारे पास वो आए तो इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। इसमें 2 आरोपी हैं, एक जो है वो मेन ड्राइवर है और एक महिला है। मामला बेहद संगीन है, लिहाजा सरकार भी गंभीर है। गृह मंत्री ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ड्राइवर को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बहुत सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इस तरह का हुआ होगा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह की घटना है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश बच्चों के साथ रेप में पहले पायदान पर है। लिहाजा मामले में बाल आयोग ने भी संज्ञान लिया है। 3 साल की मासूम के साथ अश्लील छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद मध्य प्रदेश बाल आयोग ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है। स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा। आयोग पूछेगा कि बस में सीसीटीवी लगा था या नहीं, गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई। न्यूज डिकोड खबरों का महाबुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा एक ऐसा शो है जो आपको रखता है दूसरों से आगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।